चांदी की कीमतों में जिस तरह आग लगी है और बाजार से फिजिकल चांदी का गायब होना, ईटीएफ में नई खरीद रोक देना, इसके बाद यह सवाल तेजी से उभरा है कि चांदी कहीं सट्टेबाजी के हत्थे तो नहीं चढ़ गई। क्या इसमें सट्टेबाजी का रोल देखने को मिल रहा है? 1980 और 2011 जैसे पिछले सिल्वर बबल से क्या सीख मिलती है? ट्रेडर्स और निवेशक को इस स्थिति में कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। चांदी पर जतीन जी से बात करें उसके पहले चांदी से में पहले हुई सट्टेबाजी के इतिहास पर एक नजर डाल लें, क्योंकि शायद सभी हमारे दर्शक इससे वाकिफ न हो। 1970 के दशक में हंट ब्रदर्स ने इतिहास रचा, जब उन्होंने भारी मात्रा में चांदी खरीदकर उसकी कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ा दी और जनवरी 1980 में चांदी का भाव $50 प्रति औंस तक पहुंच गया, जो उस समय रिकॉर्ड था। लेकिन जब बाजार रेगुलेटर सक्रिय हुए, कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गई और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद की अगर बात की जाए तो 2011 में फिर सट्टेबाजी का दौर लौटा, जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की कमजोरी ने चांदी को $49 प्रति औंस तक पहुंचा दिया। इस बार भी तेजी अस्थायी साबित हुई और कीमतें कुछ ही महीनों में आधी रह गई। हाल के वर्षों में भी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फ्यूचर मार्केट में चांदी कई बार शॉर्ट टर्म सट्टे का शिकार बनी। यह तो थी इतिहास की बात, लेकिन अब आज की बात की जाए तो जतिन जी, चांदी को सट्टेबाजों की मेटल भी कहा जाता है। जहां मुनाफे का बड़ा मौका है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा। क्या कहेंगे आप जी इस सब पर, जो हमने चांदी के सट्टेबाजी के इतिहास को बताया और वर्तमान पर आपसे राय लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कमल जी, इसमें कैसा है कि दो बार हाथ जिसके जले हैं चांदी के अंदर, जहाँ पे सट्टेबाजों ने उसको इस तरह से घुमाया है कि जहाँ पर आप लेने के बाद उसको बेचने की सोच में आ जाते हैं कि इसमें से कैसे निकलूं मैं कि ये मेरे गले में फंस चुका है। तो वैसी स्थिति में अगर सेम अगर देखने अगर जाएंगे, कंपेयर करने जाएंगे, तो बहुत लोग इसको उस नजरिए से देख सकते हैं कि सिल्वर में क्या फिर से वैसा ही रिपीट होगा, विल सी मतलब हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा कि नहीं चांदी के अंदर। तो इस बार का जो रुझान है वो मैं ही मानता हूँ कि थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इस बार जो है वो सट्टा तो थोड़ा बहुत रहता ही है, और सिल्वर के अंदर तो सट्टेबाजों का बाजार तो आने ही वाला है। लेकिन इस बार कैसा है कि सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है और गोल्ड की जो रैली है, वो दोनों ही इसके अंदर स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करते हुए देखने मिल सकती है। पिछले दो टाइम जब ये चीज हुई थी, तब सेंट्रल बैंक्स की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पे नहीं देखने मिली थी। जहां पर बहुत सारे लोग और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन अगर पार्टिसिपेट करें, तो उसको एक स्टेबल और एक स्ट्रेंथ वाली रैली जो है वो माना जाता है, जो इस बार जो है वो देखने मिल रही है। पिछले एक साल का ये दौर नहीं है। 2020 कोविड के बाद से जब बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी थी सोने चांदी में, उसके बाद से ये तेज रैली जो है देखने मिली है, जहाँ पे $12 $13 के बाद से चांदी जो है वो कंटिन्यूसली रैली कर रही है। और ये एक साल की बात नहीं है। पिछले एक साल में 2025 में यस 70-80% बढ़ चुकी है प्राइसेस। लेकिन दौर जो है 2020 से चालू हुआ है, जहां पर इसका वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो सिल्वर का शुरू हुआ है। तो मैं फिलहाल तो ये नहीं मान रहा हूँ कि दो बार जो ये हुआ है 1970-80 और 2011 में, वो फिर से 2025 के बाद रिपीट हो। इस बार थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग वाली रैली लग रही है। और जतिन जी, आपने जो बात कही उसमें एक चीज और आप बता सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड। अब देखिए, पहले उस समय सोलर पैनल नहीं थे, ईवी गाड़ियां नहीं थी, ड्रोन्स नहीं थे। बहुत सारी हम देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में और अदर सेक्टर में भी सिल्वर का यूज हो रहा है। चाइना की हम्म। इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रहा है। इन सारी चीजों का आप क्या असर देखते हैं टोटल जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है? और दूसरा, जी। जो पहले भी आप कई बार अपने शो में कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में चांदी की शॉर्टेज रहेगी, काफी बड़ी शॉर्टेज है। इस सारी चीजों को लेकर के क्या हम यही माने कि असली डिमांड है? कमल जी, देखिए जैसे 2011 में जो रैली थी ना, उसमें ये एंटिसिपेशन था कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी और
आगे चलते हुए जिस हिसाब से प्रोजेक्शंस आ रहे थे वो सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। लेकिन इस बार जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस कम और फैक्चुअल चीजों पे ये रैली जो है वो आई है, जहां पर ये सभी चीजें इम्प्लीमेंटेशन के दौर में है। पहले जो था वो सिर्फ एक्सपेक्टेड था कि सोलर पैनल्स में आएंगी, ईवीज में आएंगी, इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक बढ़ेगा, तो चांदी का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था गोल्ड के साथ में। लेकिन इस बार जो है 2025 में 14 साल के बाद तो ये सभी चीज हम इम्प्लीमेंटेड देख रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान में भी देख ले तो सभी के बिल्डिंगों में बहुत सारी जगहों पे सोलर पैनल्स लगे पड़े हैं। सोलर कार्स में आगे जाके ये जो है वो रुझान बढ़ने की गुंजाइश बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड आउटलुक जो है वो बढ़ रही है। ईवी के अंदर इसका यूसेज बढ़ रहा है। मेटल्स के अंदर जो है वो डिमांड साइकिल एक नया रुख लेने का मूड शुरू कर रहा है। तो एक स्ट्रक्चरल डिमांड जो है वो देखने की पोजिशनिंग में है। और सेंट्रल बैंक जो बाइंग कर रहे हैं वो इसी सब डेटा को देखकर एलोकेशन जो है बढ़ा रही है, जहां पर प्राइस आउटलुक जो है वो और भी बढ़ते हुए देखने जरूर मिल रहे हैं। लेकिन इमीडिएट बेसिस में और शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा सा पेन है या थोड़ा करेक्टिव मूव जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये रह सकता है। लेकिन ये उसके साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा डर का माहौल थोड़ा कम रखना चाहिए कि 2011 वाला रिपीट होगा क्या। तो उस सोच से चांदी में फिर से कदम ना डालें, चांदी में कदम डालें तो इस हिसाब से डालें कि एक स्ट्रक्चरल डिमांड आउटपुट है और एक इंडस्ट्रियल डिमांड जो सोलर पैनल, सोलर ईवी ईवी कार्स के अंदर जो रुझान बढ़ा है और मेन सेंट्रल बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपको इस बार जो है वो रैली जो है मुझे लगता है कि सस्टेनेबल रहेगी। डिप्स आएंगी लेकिन फिर से बाइंग भी जो है इमर्ज होती हुई देखने मिलेंगी। जतिन जी, जैसे कि देखिए चांदी के 2 महीने के वायदा के प्राइस कल हमने देखा खास तौर पे कि दिसंबर और मार्च एक ही प्राइस पर आ गए थे लगभग लगभग। इस तरह की जब घटना किसी भी कमोडिटी में होती है, चाहे वो सिल्वर गोल्ड या कोई भी कमोडिटी में जब होती है, उसको एक टेक्निकल लेवल से किस तरह देखना चाहिए किसी ट्रेडर को? कमल जी देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जहां पर स्पॉट प्राइस जो है वो फ्यूचर प्राइस से बहुत ज्यादा प्रीमियम पे चलने लगता है। कभी कभी दोनों फ्यूचर्स जो है वो एक साथ एक जी। रुझान पे आ जाते हैं। तो इसका कारण यही है कमल जी कि एक तो बहुत सारे लोग एक साथ इसके अंदर आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी और स्टीप माउंटेन पीक जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है प्राइस जो है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंड जो है एक साथ दौड़ रहा है और एक तरफ ही दौड़ रहा है जहां पर आउटलुक पॉजिटिविटी के साथ में सब लोग देख रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिमांड जो है एकदम से पिकअप कर लेती है और सप्लाई जो है वो बहुत लिमिटेड बच जाती है। तो सिल्वर में इस बार ऐसा हुआ है कि सप्लाई जो है वो आगे के टाइम में कमिटमेंट के हिसाब से हो रहा है। जहां पर आपको नवंबर फरवरी में इस तरह की कमिटमेंट के साथ में आपको सप्लाई मिलेगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डील्स देखने मिल रही हैं, जिसके कारण से ये थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है स्पॉट के और फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स में भी। तो इसके कारण से फिजिकल जो सप्लाई है वो कम है, तो डिमांड जो है वो करंट डिमांड भी है और फ्यूचर डिमांड भी जो है वो भी बन चुकी है सिल्वर के अंदर कि आगे के तारीखों में भी सिल्वर चाहिए करके। तो उसके लिए ये थोड़ा सा इम्बैलेंस है प्राइजेस के अंदर। बट आउटलुक जो है वो उसके लिए मैं ये उसके लिए कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये खाली सेटलमेंट के टाइम पे और फिजिकली जो लेन देन होती है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो जाता है। जी। और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जतिन जी, उनको अभी बाइंग करनी चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि हम प्राइस देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अप है और मूवमेंट भी बहुत अधिक हो रहा है। कमल जी जो देखो, जो भी हमारे शोज को फॉलो कर रहे हैं वो पिछले एक साल में अच्छे खासे जी। मुनाफे पे रहेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन्होंने भी हमारी एडवाइस ली है बाइंग साइड में सिल्वर में स्पेशली, तो यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफे के बाद आपको करना क्या है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। दूसरा, जो हमें पहली बार देख रहे हैं या पहली बार उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है। तो मैं सबसे पहले जो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जिन्होंने चांदी की रैली मिस कर दी उनके बारे में बोलूंगा कि जिन्होंने मिस कर दी है उन्हें घबराना नहीं है और फोमो में बाइंग नहीं करना है। फोमो में बाइंग क्या होता है कि लोग जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा ले लेते हैं, ओवर पोजीशन ले लेते हैं फोमो के अंदर। उससे क्या होता है कि थोड़ा भी अगर फॉल आ जाता है तो डर बैठ जाता है कि अरे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी ले ली है, तो उसमें से फिर लॉस करके निकल जाते हैं और फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि सिल्वर के अंदर ले कि ना ले। तो इस मामले में जब आप न्यू एंट्रेंट हैं सिल्वर में और पिछली रैली अगर मिस कर दी है पिछले 3-4 जी। महीने की,
तो उसके अंदर क्या करना है, सिस्टमेटिक वे से एक थोड़ा सा लमसम अमाउंट डाले, और बाकी का अमाउंट परसेंटेज में मैं बता देता हूँ कि आपका अमाउंट आपके हिसाब से जो भी हो, परसेंटेज वाइज देखें तो 30 to 35% सिल्वर में अभी डालें। जितना भी आपको 100% सिल्वर में डालना है उसका 30 से 35% अभी डालें, सो दैट आपको जो रैली जो चल रही है उसमें मिस आउट फील ना हो, और डिप पे ऐड करने की कोशिश करें। और डिप जो है उसका वेट करना है अराउंड अबाउट 5 to 10% का डिप जब आता है प्राइजेस के अंदर, उसके बाद आपको उसके अंदर और 30-40% डालना है, और जो रिमेनिंग 20 to 30% रहेगा उसको आपको ऑलमोस्ट 20% जब फॉल हो जाएगा उसमें डालना है। ये फॉल कब आएगा ये कहना अभी फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से लेवल्स बन रहे हैं उस हिसाब से मैं देखूं तो 1,35,000 से 1,40,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस लेवल पे जब भी प्राइसेस आएंगे तो वहां से वापस से एक अच्छी डिमांड जो है वो फिर से देखने मिल सकती है, और इस लेवल के आसपास लेना भी एक सेफ हो जाएगा, क्योंकि जो लेवल जो चले हैं और रिट्रेस जो हम लोग टूल यूज करते हैं, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से 1,35 से 1,40 जो है बढ़िया लेवल हो जाएगा रिट्रेसमेंट का। जी। और जतिन जी, अगर हम ये देखें क्योंकि अब धनतेरस भी आ चुकी है, दिवाली भी बहुत नजदीक है, और आज पुष्य नक्षत्र है, तो काफी गोल्ड सिल्वर की बाइंग भी जी होती है। अगर हम जी। आप एक साल का नजरिया ले अब हम, तो सिल्वर आप लगभग क्या भाव देखते हैं जब हम इसे आपके बताए गए सपोर्ट लेवल 1,35 या 1,40,000 रुपए के आसपास कोई बाई करता है तो? कमल जी, मैं ये मान रहा हूँ कि 35 से 40% की रैली जो है और ड्यू है सिल्वर के अंदर, क्योंकि कॉमेक्स में भी अभी अभी लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके होल्ड करना भी शुरू किया है उसने। $50 के ऊपर होल्ड करना बहुत ही मुश्किल रहा है उसको 2 से 3 बार, अब तीसरी बार जो उसने क्रॉस किया है तो होल्ड भी करना शुरू किया है। तो बेस सपोर्ट जो है वो ऊपर आते जा रहे हैं, जहां पर नेक्स्ट बेस सपोर्ट जो अब बन रहा है वो $40 के आसपास बन रहा है, और जो भी नेक्स्ट एक्सटेंडेड लेवल्स के जो रेजिस्टेंस बने वो भी करीब करीब $65 से $75 के बन रहे हैं। तो उसका वर्णन अगर हम एमसीएक्स पे देख ले और रुपी डेप्रिसिएशन उसके अंदर डालें, तो ये आपको 30 से 40% की रैली जो है वो और दिखा सकती है आने वाले एक साल के अंदर, जो आपका लगभग लगभग 185 से लेकर 2 लाख के आसपास बन जाता है। तो 185 से 2 लाख तक का प्रिडिक्शन हम पकड़ के चल रहे हैं आने वाले साल भर में, मतलब 2026 की जो दिवाली रहेगी उस पर जब हम शो कर रहे होंगे, तो आपको करीब करीब 1,80,000 से 2 लाख के बीच में आपको ये प्राइजेस आसानी से देखने मिलने चाहिए। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही जतिन जी, कि अगर 30-40% भी रिटर्न किसी भी एसेट्स में मिलता है तो बेटर रिटर्न माना जाता है। हालांकि देखिए, हाई रिटर्न तो हाई रिस्क तो बिल्कुल बात होती ही है। और जी जी। आपने जो ये व्यू दिया उससे लोग सहमत होंगे, लेकिन देखिए अभी कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स ने सिल्वर के $75 से ऊपर तक जाने की भविष्यवाणी की है। इस तरह की भविष्यवाणी क्या इस समय तर्क संगत है? बिल्कुल। कमल जी, मैं इसलिए इस बार बहुत ज्यादा आउट बड़े टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीने में 40% रैली देख ली है। तो उसके बाद जो थोड़ा सा रिट्रेस आने के बाद अगर आप लेवल्स देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो बड़े गेन्स मिल जाएंगे, जी इसलिए मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। और $75 के ऊपर के जो भी टारगेट्स बन रहे हैं, तो पहले तो $75 तो आना ही पड़ेगा ना, तो फिर से रिव्यू कर लेंगे। तो वहां पे जी आपको बुकिंग करना है या ट्रेल करना है वो व्यू देंगे हम आपको। तो पहले $75 तो एक बिल्कुल। बेस उसका टारगेट पकड़ के चलते हैं, तो लिमिटेड अपसाइड पकड़े, और लिमिटेड अपसाइड भी अच्छी खासी है $75 के आसपास की। तो ये एक रुझान बनाना बहुत जरूरी है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ में एक निवेशक के तौर पे बना रहता हूँ, और क्लाइंट्स को एडवाइस भी जाती है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, ट्रेडिंग कॉल्स भी जाती है। तो इसके अंदर लॉन्गर टर्म हिसाब से मैं निवेशक बना रहता हूँ गोल्ड सिल्वर। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।